हाय गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज की हमारी गेस्ट है मिस सुनीता। सुनीता, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। यस। सो सुनीता, मुझे एक बात बताइए, जितना मैं जानती हूँ आप एक आउटसाइडर हैं, बॉम्बे से नहीं है? नियर बाय मुंबई से हूँ। हाँ, तो जब आपने पहली बार ये डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है, तो नेचुरली फैमिली बाहर से है तो उनको कन्विंस करना थोड़ा टफ रहा होगा। तो आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया और उन्हें कैसे समझाया कि आप एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, और आप कहाँ से, ये सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मैंने घर पे ऐसे कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि मैं क्या काम करी, बट उनको ये पता था कि मैंने कुछ 4-5 फिल्में की थी। मराठी फिल्म जैसे मेरे होम टाउन में शूट चलता था, तो वो मेरे होम प्रोडक्शन टाइप ही लोग थे, मेरे रिलेटिव्स में थे, तो मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आई। बट क्या होता है, इंसान जब एक फिल्मी दुनिया में कदम रखता है तो उसके सपने बड़े हो जाते हैं। तो मुझ में एक उम्मीद जाग गई थी कि यार अब तो मैंने 4-5 फिल्में कर रही है, तो मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, कुछ और बड़े लेवल पे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो बॉम्बे के बिना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो तब तो मुझे फैमिली से सपोर्ट ही नहीं था, बट मैंने घर पे थोड़ा सा बता दिया था कि मुझे और काम करना है। तो घर वालों ने इतना दिल पे नहीं लिया, कि उनको लगा कि चलो बोल रही है तो कुछ नहीं। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि झूठ बोल के मैं वहाँ से बैग लेके निकल गई और मैं वहाँ से पुणे गई। मेरी एक फ्रेंड थी साथ में, तो उसने बोला कि पुणे में अच्छा काम मिल जाएगा। पुणे में मैंने 2-3 जगह ऑडिशन दिए थे, बट मुझे वहाँ से ऐसा लगा नहीं कि हाँ मुझे कुछ काम मिलेगा। फिर मुझे कुछ बॉम्बे से 1-2 कॉन्टैक्ट मिले थे कुछ डायरेक्टर्स के, जो जी पे जिनके टीवी शोज आया करते थे मराठी में, तो मैं उनसे मिलने फिर बॉम्बे आ गई। मेरा एक मुँह बोला भाई था, वो मेरे साथ था। तब तो मैं नर्सिंग का जॉब करती थी, और जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तब मैं फिल्म की शूटिंग भी किया करती थी। तो मेरी इतनी सैलरी नहीं थी कि मैं बॉम्बे आऊँ, यहाँ रहूँ, बट इतना नॉलेज भी नहीं था कि मेरे पास अगर 1000 ही रुपये है, 500-700 ही है, तो इतने में मेरा हो पाएगा, मैं 1 महीना निकाल लूँगी। क्योंकि बाहर की दुनिया देखी नहीं थी ना, कभी रेंट पर रही नहीं हूँ, खुद के घर में रही, तो इतना एक्सपेंस करना ही नहीं पड़ा, कि कभी नॉलेज ही नहीं था कि मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि बॉम्बे में जाऊँगी, रहूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी, सूंगी, कैसे करूँगी। तो भाई से पैसे लिए थे, जो कजन था, सॉरी मुँह बोला भाई था, उसी से पैसे लिए थे, कुछ 1200-1000 ऐसा कुछ लिया था। वही तो 1200-1000 रुपये लेकर आ गई थी बॉम्बे जी तो फिर रही कैसे, कैसे क्या किया, और आप कहाँ से हैं? मैं वैसे बेसिकली अहमदनगर से। अच्छा, अहमदनगर बॉम्बे में जो है जी। तो जब आप 1200 रुपये लेकर आई तो कैसे किया आपने? तो यहाँ पे एक बिल्डर है, हाँ। टाउन साइड में रहते हैं, तो उनका एक पुराना सा घर था छोटा सा टाउन साइड में, तो उन्होंने रहने के लिए दिया था। वो उन्होंने कुछ अलग ही वे के लिए दिया था। तो मैं क्या बोली बारी थी, इतना कुछ नॉलेज नहीं था। हाँ। तो मैं और भाई रुके वहाँ पे, खाना वड़ा पाव वगैरह हम लोगों ने खाया। तो वो घर मतलब एक सोफा था, बाकी कुछ चीज़ें नहीं थे, एकदम गंदा सा, एकदम जाली वाली वगैरह घर था वो। बट मुझे लगा चलो हम यहाँ पे रह लेंगे, और मालूम नहीं था ना कि गोरेगांव या फिर ये वेस्टर्न लाइन में ही शूट होता है, वो साइड में कुछ ना शूट होता है ना वो साइड कोई ऑफिस वगैरह, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। वो तो बाद में जब इंसान धक्के खाता है तो अपने आप आगे आ जाता है तो पता चलता है। तो मेरी रात इतनी बुरी कटी वहाँ पे कि पता नहीं कोई रात भर डोर नॉक कर रहा था। तो फिर मैं उठ गई, मैंने मेरे भाई को भी उठा, मैं बोला भाई देख रात भर कोई डोर नॉक कर रहा है, अजीब सी आवाज़ें आ रही, भी पता नहीं कौन था मुझे नहीं पता। तो रात कैसे कैसे की तो हम लोगों की कट गई। फिर मैंने भाई को बोला कि चल चुपके से अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ से निकल गए, भाई और मैं। तो मढ़ में शूट चल रहा था मराठी टीवी शो का, तो मैं वहाँ ही डायरेक्टर से मिली। बट क्या थी, मैं तो न्यू थी, और इतना भी मुझ में टैलेंट मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। थोड़ी बहुत एक्टिंग आती थी, बट इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैं कोई एक कैरेक्टर रोल प्ले कर पाऊँ। उस लेवल पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। बस इतना ही पता था कि मुझे बॉम्बे जाना है और काम करना है। यस, सपनों की दुनिया बॉम्बे शहर में तो आ गई। तो मुझे बताइए, आपको पहला काम कैसे मिला, और जो पहला काम मिला उसकी क्या सैलरी थी, और आपके चेहरे पे क्या खुशियां थी जो पहली तनख्वाह आपके हाथ में आई? खुशी तो बता नहीं सकती कि तब था 2014 का लास्ट मंथ, अक्टूबर दिसंबर के आसपास में कुछ आई थी। ठीक है। तब तो 250 भी बड़ा लगता था मुझे, क्योंकि मैं जो नर्सिंग का जॉब करती थी तब मेरी सैलरी 700-800 थी। तो मुझे एक ही दिन में 250 मिल गया, तो मैं सोचती थी यार चलो अच्छा है, मिल गया है, क्या हो जाएगा। और इतना दिमाग ही नहीं चलता था कि अभी देख मुझे जिस घर में मैं एज ए पीजी अभी रुकी हूँ, मुझे आका पे करना होगा या कैसे करना होगा। बट मेरा लक अच्छा था कि तब मुझे काम मिला, बहुत बड़ा रोल नहीं मिला, बट 1 डे 2 डे का जो होता है ना, हाय हेलो आओ जाओ वगैरह, इतना सा डायलॉग मुझे मिलता था, तो उसका मुझे मिल जाता था। अभी बाहर उनको कितना मिलता था वो मुझे नहीं पता, बट मुझे 250 मिला था एक ही दिन का। तो मुझे ऐसे ही महीने में कभी 5 दिन 10 दिन 15 दिन काम मिल जाया करता था। तो फिर आने के बाद कुछ कॉन्टेक्ट्स बने। फिर जैसे मैं गोरेगांव आई तो कुछ फ्रेंड्स मिले, तो उन लोगों ने मुझे पीजी में रखवाया।
देन भाई चले गए, तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जर्नी स्टार्ट हुई तो एकदम से बड़े लेवल पे मुझे 2-3 बार बुलाया गया, जैसे बालाजी वगैरह के शो चलते थे कुछ। तो बट मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना कि मैं इतना बड़ा कैमरा फेस कर पाऊंगी। डायलॉग तो मैं बोल पाती थी, लेकिन एकदम से हम्बल हो जाती थी या फिर रुक जाती थी इतने सारे लोगों को देख के। क्योंकि होम टाउन साइड में जो मैंने शूट किया वो मेरे लिए मेरा घर जैसा था, कैमरा मेरे घर का, सब लोग मेरे घर के, तो वहाँ पे सब ऐसा लगता था कि सब मेरा ही है। तो ऐसा कभी मैं अटकी ही नहीं, इतना मैंने वहाँ पे तो बहुत ज्यादा काम किया। तो आपने जो होम टाउन में फिल्में की, मराठी फिल्में, हाँ। वो पब्लिक को बताइए ताकि वो देख सकें आपकी फिल्में। वो मतलब मल्टीप्लेक्स पे रिलीज हुई कि वो मुझे आइडिया नहीं है, बट वो कुछ सीडी प्रोजेक्ट में आई थी। एक तो सबसे पहली थी भूल एक शनाची, उसमें एक सपोर्टिंग रोल मैंने किया था। सेकंड थी बायको मिळाली नवसाने, उसमें 5 लीड थे। और एक थी हाकेला धावली हरे गावची मात मावली। और भी कुछ 2-3 थी, मुझे उतना याद नहीं है, बट इतना ही याद है। तो जब मैं बॉम्बे आई तो बॉम्बे में मुझे काम मिला, बट एक्टिंग के मायने से अगर देखा जाए तो मुझमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि फिल्म सिटी में मैंने एंट्री की इतनी बड़ी जगह पे, तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि इतना बड़ा कैमरा में फेस कर पाऊंगी, 1500 लोग खड़े हैं। तो मैंने सोचा यार फिर अब क्या करूँ, मैं बैठी काफ़ी दिनों तक बैठी। फिर मुझे एक फ्रेंड मिला, फिर उसने बोला अगर तुम नहीं एक्टिंग कर पा रही तो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर क्या करूँ, तो मुझे आर्ट में बहुत ईजी काम, मुझे आर्ट असिस्टेंट में मैंने काम किया। जब संजीव जी का शो आता था फुरफुर चैनल के लिए, संजीव तो कपूर, हाँ जी, अच्छा उनका जो चैनल है फूड चैनल, फुरफुर चैनल, तो मैंने एज एडी उनका काम किया। हाँ। बट इतनी सैलरी नहीं थी, सैलरी काफी कम थी तब भी, मंथ पर मंथ बेसिस पे मैं थी। तो मेरे पास एक जूता खरीदने के लिए भी पैसा नहीं थे। 70 रुपीज के जूते आते थे जो स्पेशल पे लगते थे। का शो है, सच अ बिग शो, मतलब इनके पास खुद का टीवी चैनल है, वो इतनी सैलरी अपने स्टाफ को नहीं दे रहे हैं यार। नहीं, मैं एज असिस्टेंट थी। कुछ भी हो यार, बॉम्बे का सर्वाइवल कॉस्ट इज टू मच, माय गॉड। तो फिर वहाँ पे क्या सैलरी थी? तो कुछ 8-9 थाउजेंड ऐसा कुछ मंथली था मेरा। ठीक है। तो उसमें क्या था कि मेरा आना जाना भी था, खाना पीना भी था, रहना का भी रहना था, तो उतना मेरे पास अमाउंट ही नहीं बचता था। और मुझे इतना याद है, महालक्ष्मी स्टूडियो में कभी कभी शूट हुआ करता था, तो ट्रेन से तो आना जाना हो जाता था। तो गोरेगांव स्टेशन से लेके फिल्म सिटी तक, फिल्म सिटी में रहती थी, तो वहाँ का बस का चार्जेस तब 7 रुपीज़ था, तो मेरे पास वो भी नहीं रहते थे कभी कभी। तो मैं चल के आती। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैं शूट से आई थी, तो मैं चल के आई थी गोरेगांव स्टेशन से फिल्म सिटी। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं वैसे देखा जाए, बट तब बारिश का टाइम था और काफ़ी लेट हुआ था, 10:30-11 बज गए थे रात के, लेट पैकअप हुआ था। तो मैं चल के आई, मेरा जूता भी फटा हुआ था। एक बार तो उसी जूते के कारण मैं शूट पे स्लिप भी हो गई। बट इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि 70 रुपीज़ का जूता मैं फिर से खरीद पाऊँ, खुद के लिए कुछ करूँ, क्योंकि टेंशन ही रहता कि इतनी सी सैलरी है, इसमें खाना पीना भी करना है, रेंट भी करना है, जूते खरीदूँ कि कपड़े खरीदूँ कि खाऊँ कि रेंट दो कि आने जाने का भाड़ा करूँ। तो ऐसा होता था कि फिर वो किया। उसके बाद में किसी और प्रोडक्शन में मैंने काम किया, तो जैसे कि लोग परेशान करते थे कुछ मैटर को लेके, तो फिर मैं वो प्रोडक्शन छोड़ देती थी। देन आर्ट के बाद मैंने कंटिन्यूटी एडी में भी काम किया। मैंने 20 रिश्तों के एयरसेल चैनल के लिए आता था, विक्रम जी का शो था, उसमें मैंने एज ए कंटिन्यूटी एडी में काम किया। देन उसके बाद मैंने स्टाइलिश में भी काम किया। तो बाद में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें 1.5-2 साल तो मेरा ऐसे ही चला गया। घर वाले आने देने के लिए रेडी नहीं थे, तब कैसे कैसे करके बॉम्बे आने के लिए रेडी हुई। तो कुछ अच्छे दोस्त थे मेरे, तो उनके बेस पे मैं आई बॉम्बे दोबारा। तो मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा था। कमीने दोस्तों ने लिटरली मुझे शॉर्ट फिल्म के लिए खड़ा कर दिया। मतलब जो लड़की सिर्फ टी शर्ट या फिर यहाँ तक लेंथ जो कुर्ती पहनती है, लिटरली तुमने उसको बिकनी पहना दिया। और मुझ में हिम्मत थी, तब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी ना कि मैं लड़ रही हूँ, लड़ने के बावजूद मैं आगे ही नहीं बढ़ रही, तो भी फ्रस्ट्रेट टाइप की हो गई थी। तो शॉर्ट फिल्म का काम मिला मुझे, और उसमें बिकनी वाला सीन लग गया था। क्या नाम था शॉर्ट फिल्म का और किस ऐप के लिए थी? द हेड स्टोरी करके एक था। हाँ। एक वेश्या एक बीमारी करके एक था। ठीक है। शॉर्ट फिल्म में तो वैसे मैंने 25 या 30+ बोल सकते हो, बट मुझे लिंक्स नहीं मिले, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है ना कि एक लिंक अगर इनको मांगो हो ना, तो फिर कहते हैं कि आ जाओ घर पे, तुम्हें लिंक देते, ये है वे, खाओ पियो बत्ती बुझाओ।
तो मैं नहीं गई, बट मुझे वाया वाया लिंक मिल जाया करते हैं। आज भी मेरे पास इतने सारे लिंक है नहीं, इसलिए मैंने प्रोफाइल में बहुत कम ऐड किया है। कि जैसे कि अगर मैं काउंट करूँ तो फिल्में मैंने 1 डजन के आसपास, मैंने हिंदी और मराठी दोनों फिल्में मिला के 1 डजन मैंने की है। बट जो प्रोजेक्ट रिलीज ही नहीं हुआ या फिर रिलीज भी हुआ तो उसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो मैंने उसमें कोई ऐड नहीं किया है। लोग पूछते हैं कि तुम्हें 8-9 साल हुआ, तुम्हें 8-9 साल में क्या किया। अब मेरे ग्रुप में ऐसी भी कई लड़कियां हैं कि जो 25-30 साल उनको हुआ है, उनके लिटरली 5-6 प्रोजेक्ट भी रिलीज नहीं है। अच्छा। उस मामले में, उस मुकाबले में मेरा काफी अच्छा है। तो सुनीता, मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने उल्लू ऐप के लिए सीरीज की है, बाकी ऐपों के लिए, तो वो सीरीज कौन कौन सी है, दर्शकों को बताइए। हाँ, जो वेब सीरीज की हुई जो है। फर्स्ट मैंने किया था मिष्टी किया था, जिसमें मैंने सपोर्टिंग रोल किया है, और काफी अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग है। और अभी रिलीज होगी, शायद इसी मंथ रिलीज हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने गांव की गर्मी किया, सीजन 3 वो रिलीज हो गया है। हाँ। और अभी और एक मेरा आने वाला है, एज ए लीड में है मनमानिया, ये भी उल्लू पर है। हाँ, तीनों उल्लू पे है। और बाकी और भी किसी ऐप के लिए? हाँ, बाकी और है, ड्रीम फिल्म के लिए 2 किए हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। लवली। हाँ। मुझे एक बात बताओ, जितना मैं समझ पा रही हूँ सुनीता, आप अहमदनगर से आई, आप एक स्मॉल टाउन लड़की हैं, उसके लिए बोल्ड सीन करना कितना टफ था? जब आपने पहली बार बोल्ड सीन किया तो आप कितनी कंफर्टेबल थी? बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। कि जब वो मेरा सीन था कि वो आता है, मुझे ऐसे ऐसे हाथ लगाता है, ऐसे ऐसे मेरा वो सीन था कि मैं लिटरली अंदर से कांप रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से प्रे करी थी कि भगवान मेरा एक्सप्रेशन खराब ना हो। तो बहुत हिम्मत जुटाई, बट लकीली इतना तो अच्छा था कि जो मेरे आर्टिस्ट थे कि वो अच्छे थे, ठीक ठाक थे, नॉट बैड बोल सकते हैं। कि चांस मारने की कोशिश तो ऐसे हर कोई करता है, बट ऐसे बहुत कम रेयरली निकल जाता है कि सपोर्टिंग करते हैं। तो उतना सीन मेरा होगा, चलो कट होगा तो मेरी जान में जाना भी सब, यार ये सीन होगा। और मुझे नहीं पता कि इसके बाद तो मेरी बिकनी उतरने वाली है। अच्छा, तुम्हें बताया नहीं गया था? नहीं, तब जब कैरेक्टर की ब्रीफ दी गई, नहीं, तो ये नहीं बताया गया था कि बिकनी उतरने वाली है? नहीं। बट ये तो चीटिंग है। हाँ, चीटिंग है, बट उसमें गलती मेरी भी, मुझे पूछना चाहिए था। अभी मुझे बताओ, मैंने तुम्हें एक स्क्रिप्ट भेजी। हाँ। अब तुम सपने में तो तुम्हें आएगा नहीं कि तुम पूछोगी कि यार मेरी बिकनी उतरेगी, नहीं आएगा ना यार। और कोई भी लड़की सामने से तो नहीं पूछेगी कि आप मेरे कपड़े उतारेंगे क्या, नहीं ना। मतलब नहीं भी उतारना होगा तो शायद उसके मन में आ जाएगा, और नहीं भी करना होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये हर जगह उतारती है क्या। तो ये काम आर्टिस्ट का तो होता ही नहीं है कि टू आस्क। ये तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर या नरेटर का काम है उसे बताना है कि कितना बोल्ड है। नहीं बताया था? नहीं, इतना तो नहीं बताया था, बस इतना बताया गया था कि हाँ। कुछ इंटीमेट सीन है, बट मुझे नहीं पता था कि वहां जाके मेरी बिकनी उतरेगी। बट एक टॉप था जैसे बिकनी टाइप ही होता है, अंदर से बिकनी थी, तो ऊपर का तो खुल गया था। मैं बोली भैया भैया दूसरा भी खुल जाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं आके खड़ी तो रह गई, वो हिम्मत करके ये भी करना ही है। तो मैंने सोचा अभी भगवान भरोसे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। बट अंदर की रही, हुक खुला था, मतलब बैक शॉट ही लिया गया, जैसे कि इंटीमेट सीन है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद तो शॉर्ट फिल्में मैंने बहुत सारी की जिसमें बिकनी नहीं होती थी। बट देन फर्स्ट मैंने सेक्रेड गेम किया था। सेक्रेड गेम में मेरा बहुत छोटा सा सीन है, एपिसोड 5 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ था मेरा, इंटीमेट सीन था। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मैं एक वेब सीरीज के शूट के लिए जा रही हूँ। बस मेरा ये सीन था, मुझे ऑफिस से ये इसलिए कॉल आया था कि तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेक्रेड गेम्स की जितनी बड़ी आप सीरीज कर रही हैं और आपको सिर्फ 500 रुपए मिले? सुनिए तो सही बताती हूँ अभी का। हाँ। कि सीन ये था कि तुम अपने कुछ फोटोग्राफ्स लेके आओ। मैं बोले फोटोग्राफ्स मैं रखती नहीं, क्योंकि अभी तो जमाना बदल गया, कौन फोटोग्राफ रखते हैं। Exactly. तो उसमें सीन ये था कि बस तुम्हारे फोटो ऐसे फेंकने, मतलब सीन में वैसा जाना था। तो बोले इनका तुम्हें 500 मिलेगा। मेरे पास एग्रीमेंट आज भी पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पे होगा। तो बोले ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है यार, सीन में तो आ जाएगा, 500 क्या मायने रखता है। मैं चली गई। अब गई तो बोले ठीक है तुम कल आ जाना ऐसे से एड्रेस पे। मैं पूछ भी रही हूँ कि किस लिए आए, कुछ बताओ तो सही। बोले आ जाओ, तुम्हारा जरा मिलवाना है किसी से। अभी गई मैं सेकंड ईयर सुधा में वैनिटी के अंदर, मेरा मेकअप पूरा मैंने भैया चल क्या रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, शूट लग गया। मैं जैसे ही बाहर निकली, मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को देखा, मैं शौक रह गई। मैंने बाप रे अब क्या होने वाला है। और मैंने जो एग्रीमेंट किया था फैंटम के साथ में, कि उसमें क्लियरली मेंशन था कि न्यूड सीन है करके। बजट अच्छा मिला उसमें। क्या था बजट? 35,000 कुछ मिला था। बट हाँ, और उसके बाद 2 दिन हमें बुलाया गया था, बट हमारा सब सीन नहीं लगा। शायद सेकंड एपिसोड में, सेकंड सीजन में हमारा आना था। बट बाय लक पता नहीं मैं क्यों
रिप्लेस हुई, रिजेक्ट हुई, भगवान जाने, में कुछ नहीं पता। बट अगर सेकंड सीजन में भी अगर मैं आती थी तो मेरा लक सच में आज कुछ और ही था। तो मुझे एक बात बताइए, जो नवाज के साथ जो आपने सीरीज की सेक्रेट गेम्स, हाँ। उसमें आपको 500 मिले हैं या 35,000 मिले हैं? नहीं, वो 35,000 मिला क्योंकि सीन चेंज हो गया ना। ओह माय गॉड, मतलब आप गए 500 के लिए, आपको 35,000 मिले हैं। अमेजिंग। हाँ। तो वो सीन क्या है, एक्चुअली वो न्यूड है? नहीं, वो ऐसा एग्रीमेंट में मेंशन था कि न्यूडी होगा। हाँ। बट स्क्रीन पर मैं टॉपलेस हूँ। बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर मेरे ऊपर थे, जो हाँ, हाँ। कवर हो गई मैं। हाँ। तो मेरा ऊपर कुछ भी पोर्शन नहीं दिखा है। ओके। तो बस फेस दिखा है, फेस के एक्सप्रेशंस दिखे हैं। तो दोस्तों सेक्रेट गेम्स देखिए 5th नंबर एपिसोड। हाँ, एपिसोड 5 सीजन 1। सीजन 1 में 5th नंबर एपिसोड पे आपको सुनीता जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत ज्यादा बढ़िया। तो आप उन लोगों के टच में क्यों नहीं रहती यार? इन लोग, ये इतने बड़े लोग हैं, आप कहीं ना कहीं काम कर सकती हैं, क्यों नहीं रहती इनके टच में? अब नहीं होगा। अब नहीं होगा? हाँ। ऐसा कुछ, इस पे कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? इंसिडेंस ऐसा है Comfortable कि है तो? हाँ, इंसिडेंस एक्चुअली ऐसा है कि लोगों के पास पहली बात तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है कि लोगों का तो ज्यादातर यही होता है कि रात को 2 बजे भी अगर हम कॉल करते हैं तो तुम आ जाओ भाई, खाओ पियो हमारे साथ। तो रात को 2 बजे यार, हम आर्टिस्ट है, हमें भी खुद को मेंटेन रखना है ना। अगर हर रोज उठ के हम रात को 2 बजे जाके सिर्फ खाएंगे पियेंगे, हम खुद को मेंटेन कब करेंगे? एक आध दिन की बात रहती तो फिर समझ में आता है, हर रोज उठ कर नहीं पॉसिबल होता है। और इन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाटा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ ना आओ, जाओ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाद में मैंने बात भी की थी कि क्योंकि अनुराग सर थे, अनुराग कश्यप सर थे, कि तब पैकअप हुआ था, तब बोले भी थे कि शायद तुम्हारा कंटिन्यूटी जाएगा। तो मैं बहुत खुश हुई कि माय गॉड, फिर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ काम करने को मिलेगा। अनुराग कश्यप जैसे इतने बड़े डायरेक्टर है, फैंटम प्रोडक्शन है, सेक्रेट गेम्स, माय गॉड। बट लक को मंजूर नहीं था शायद, तो सीजन 2 में मेरा नहीं हुआ, मतलब मुझे कॉल तक नहीं आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शायद किस्मत को यही मंजूर था। बट उसके बाद भी मुझे वेब सीरीज का काफी काम मिला, बोल में ही मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक बोल कर पाऊंगी, कि मैं टॉपलेस भी कर सकती हूँ। मैंने अपर न्यूड सीन दिए हैं, बैकलेस दिया है, जैसे कि मूड एक्स के लिए किया है काफी। तो मूड एक्स के लिए कौन सी सीरीज की है? मैंने कुल टैटू की है। दोस्तों मूड एक्स पे आप कुल टैटू इनकी जरूर देखें। कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके? बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ, हाँ। और उनकी पेमेंट वगैरह अच्छी होती है? एट अ टाइम सेम डे मुझे मिला। लवली। तो आपने ऐसी कितनी बोल्ड सीरीज की हुई है? 9-10 की है, 10-11 शायद। नाम बताना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, एक तो सेक्रेट गेम था, हाँ। और सिने प्रेम का शिलाजीत था। उसमें तो ज्यादा बोल नहीं था, उसमें बिकने तक ही था। सिनेमा दोस्त एप्लीकेशन के लिए देसी बिकनी गर्ल्स का मैंने किया था। ड्रीम फ्लिप्स के लिए 2 की है। कुल टैटू का दो सीरीज है इनका। उल्लू के लिए 3-4 है। तो और शायद मिस हो गई होगी एक हाथ दो। तो ये मतलब सारी ऐसे 10-11 मिलाकर एकदम। हाँ, ये बोल्ड नहीं है, ये टॉपलेस है, बैकलेस है। मैंने लोअर पोर्शन आज तक किसी ने भी नहीं दिखाया है, और कोशिश यही करूंगी कि मैं लोअर पोर्शन ना ही दिखाएं, क्योंकि इतना भी कोई बजट नहीं मिल रहा है। या फिर अगर कुछ बैनर के लिए अगर मुझे मिलता है तो बिल्कुल सोचेंगे। करेक्ट, जब इतना बड़ा बैनर है तो एक बार सोचा जा सकता है, पर जहाँ ना नाम मिल रहा ना पैसे मिल रहे तो क्या फायदा करेंगे। तो सुनीता मुझे एक बात बताओ, जैसे आज आप इंडस्ट्री में 9-10 साल तो हो गए आपको, तो जो कास्टिंग काउच वाले जो लोग होते हैं ना, जो हर जगह ऐसे घूम रहे होते हैं कि भैया मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ऐसे प्रसाद है भाई जो सबकी मिल जाए, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं तो ये कहती हूँ ना कि कास्टिंग ना बंद ही कर दो। जोर से। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कास्टिंग का जो सिलसिला है ना, ये ऑफ ही कर दो। ये प्रोडक्शन से ही चीजें होनी चाहिए, जबकि प्रोफाइल है। मैं तो एक चीज मेरे समझ में नहीं आती है कि प्रोडक्शन वालों के पास भी नंबर होते हैं। जबकि आजकल में जितनी मेरी प्रोफाइल जा रही है ना, तो मैं डायरेक्ट रिजेक्ट हो रही है या फिर रिप्लेस हो रही हूँ। अभी मैंने रीजन पूछा तो मैं 2-3 लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो एक फ्रेंड था मेरा अभी रिसेंटली मुझे, जहाँ पे उसने बोला कि नहीं हुआ तुम्हारा। मैं भाई मुझे वो रीजन तो बताने कि क्या मेरा है। मैं 30+ हूँ, तो 30+ के आज के डेट में सारी से ज्यादा मिनिमम काफी आर्टिस्ट है ना। मैं ही थोड़ी ना हूँ कि जो 30+ है जो रिप्लेस हो रही है या रिजेक्ट हो। मुझे कुछ तो पता चले मेरे अंदर क्या कमी है, तो मुझे पता चले तो मैं कुछ करूँ ना उसके लिए। करेक्ट। तो कहते हैं कि नहीं स्मिता, बात यह है कि मुझे बता तो से कुछ बोलेगा तो मैं समझ, बोले सब लोग तो मैं जानते। बोले ठीक है, अगर प्रोडक्शन में मेरा नंबर ही है तो तुम प्रोडक्शन कास्टिंग वालों के थ्रू क्यों आते हो? तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो ना। ये बात समझ में नहीं आती। फिर ये क्या सेंस बन जाता है कि इन लोगों के पास ऑलरेडी कांटेक्ट है, फिर भी लोग चाहते हैं कास्टिंग वाला ही लेकर। तो क्या जवाब दिया उसने कि आपका क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि आपको सब जानते हैं, इसलिए जानते काम नहीं हैं। दे रहा। हाँ, इसलिए ये आंसर है ये।
हाँ, उनका तो यही आंसर था। मुझे समझ नहीं आता। और ऊपर से कहते हैं कि तुम 30+ हो। मैं बोले कौन नहीं है 30+? मुझे 80% आर्टिस्ट 30+ हैं यार, 80%। ये कौन सा रीजन है? क्योंकि जितनी भी लड़कियां जो मैक्सिमम बोल्ड कर रही हैं, ये वो हैं जो एक दिन डिसेंट करने आई थी। हाँ। आज से 10 साल 12 साल पहले उन्हें हाँ। काम नहीं मिला, इसलिए जो बोल्ड करने लग गई हैं। तो 90% आर्टिस्ट 30+ है यार, 80 भी नहीं। और कोई रीजन कभी समझ में आता है ये लोग का? और भी एक रीजन है कि जैसे कि आज प्रोफाइल गई, किसी के वाया नंबर मिल गया, आज प्रोफाइल गई, फिर एक दिन बंदा बहुत अच्छे से बात करेगा, फिर 2-3 दिन गैप रहेगा, फिर हाय हेलो ये वो फलाना ढिमकाना खिचड़ा सब, और फिर बोलते कि मैडम चलो एक कॉफ़ी वाली डेट करते हैं। मैंने कहा देखो यार, तुम्हारे घर पे बैठ के कॉफ़ी पी लो, मैं अपने घर पे बैठ के कॉफ़ी पी लेती हूँ, हो गई डेढ़ बात खत्म, और क्या करना है। बोलते नहीं यार, क्या होता है ना स्मिता कि बैठेंगे हम लोग, एक दूसरे को समझेंगे, बात करेंगे, एक कॉफ़ी वाली छोटी सी डेट हो जाएगी, तो क्या होता है ना, एक दूसरे को हैंडल करने में बहुत आसान। बोले हैंडल किस लिए करना है और समझना क्यों है, काम ही तो करना है ना, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं। अभी उल्लू वाले देखो, उल्लू वाले बुलाते कभी नहीं बुलाएंगे, वो लोग प्रोफाइल लेके सीधा लुक टेस्ट के लिए बुलाते हैं, नो फालतूगिरी किसी भी तरह की। लेकिन ये कास्टिंग वालों को तो मेरी समझ में किस लिए कॉफी पीनी है। तो सुनीता आपका रियल नेम स्मिता है या नहीं, सुनीता है ये, स्मिता स्मिता बोला। हाँ, वो क्या है ना, मेरे दोस्तों ने वो बोल दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सुनीता एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो स्मिता मतलब एक मॉडर्न भी लगता है, और वो शॉर्टकट में बुलाया जाता है। यार ये कोऑर्डिनेटर्स, अच्छा पता है क्या तरीका होता है, मैं बताती हूँ। बेसिकली कोऑर्डिनेटर आपका नंबर लेगा, पहले आपको कॉल करेगा, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, फिर वो वेट करेगा कि आप उसे बार बार कॉल करो, फिर वो वेट कर देखेगा कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो कैसा, फिर आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले बोलेंगे इतने लाख रुपए पेमेंट है, फिर इतनी है, वो देखिए कि लड़की कहाँ टूटेगी। बेसिकली इतने फुकरे होते हैं, अगर इनके पास इतना काम होता तो टाइम पास क्यों कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बट फिर भी बताऊँ, अगर कभी ऐसा हो ना, बोले ना कॉफी पीने की बात है, बोले हाँ सर मैं ठीक हूँ, JW मैरियट में मिलते हैं, लेट्स हैव कॉफी टुगेदर। वहाँ पे वो जब 1,500-2,000 रुपए 2 कॉफी का बिल भरेंगे ना, तो ऐसे किडनी हाथ में आ जाएगी, बेहोश हो जाएगा बोलने पे ही। वो किडनी तो बाद के बात है वो कोमा में ही चला जाएगा। हाँ, फिर हम लोग जाएंगे तो थप्पड़ मार के कोमा से उठाने के लिए, वो भी नहीं उठेगा क्योंकि JW में है, उठ जाएगा तो बिल भरना पड़ेगा। हाँ, इन लोग को ना ऐसे सिखाना चाहिए। अच्छा, आपने कभी सुना, जैसे आप चूंकि आज इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, हाँ। बहुत सारी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स न्यू कमर से कहते हैं कि आप कुछ पैसे भर दें, आप कुछ नॉमिनल चार्जेस दे दीजिए तो हम आपको कास्टिंग के लिए बुलाएंगे, क्योंकि हमारा भी तो व्हाट्सएप का पैसा लगता है, हमारा भी इंटरनेट का पैसा लगता है, हमारी रजिस्ट्रेशन फी है। आपने कभी ये फेस किया है? हाँ, लॉकडाउन से पहले किया है, मुझे नाम तो याद नहीं, बट किसी के ग्रुप में मैं ऐड थी, तो उनका मुझे पता नहीं वाई कैसे कॉल आया था, उन्होंने मुझे ऐड तो कर लिया, बट उनमें वो अपडेट दिया करते थे। हाँ। तब तो मुझे काम का काफी हद तक मुझे नॉलेज आ गया था कि किस तरह हैंडल करना है वगैरह वगैरह। तो उनका मुझे कॉल आया कि उन्होंने फोन पे QR कोड और वो कुछ अकाउंट नंबर डिटेल्स वगैरह उन्होंने मुझे शेयर की। सर ये क्या है? तो बोल पे नहीं, इस पे ना इतना 1200-1400 पता नहीं 2400 ऐसा कुछ उनका था अमाउंट। अच्छा। बोले आपको पे करना है। बोले किस बात का पे करना है? तो बोलता देखो इससे ना आपको काम की ना अपडेट मिलती रहेगी, आपको काम मिलेगा, हम आपको काम देंगे। मैंने कहा भैया ये क्या चालू होगा अभी नया सा। हाँ। और फिर बाद में मैंने कहा ठीक है, ऐसे इसके आगे की प्रोसेस क्या है आपकी? हाँ। बोलते मैडम आपके ना फोटो ना बहुत लो क्वालिटी के है ना, आपका ना एक तो लुक इतना अच्छा है ना कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आपको ना एक अच्छे पोर्टफोलियो की जरूरत है। आप एक काम करो, मेरे पास ना बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, कॉस्ट्यूम भी उसी के है, मेकअप हेयर भी उसी का रहेगा, आप ना बस थोड़ा सा ही खर्चा करो, बस 50-60 हज़ार का, तो आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको अच्छा काम मिलेगा। अब एक भी प्रिंट शूट अगर मिल जाएगा ना तो लाखों कमाओगे। सो जो आदमी लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं वो 1500 रुपए क्यों मांग रहा है? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से एजेंसीज अगर आपसे पैसे मांग रही हैं काम देने के पहले, देखो काम देगा उनका 20-25% जो बनता है वो ठीक है, और अगर आपसे पहले पैसे मांग रही है तो फेक है। दूसरी बात, आपका फोलियो अच्छा है या नहीं है ये आपको खुद भी समझ होती है। और तीसरी बात, फोलियो बनाना ठीक है, बट नाउअडेज थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। आज की डेट में आपको काम आपकी फोटोज से नहीं मिलता, आपको पर्सनली जाके मिलना पड़ता है, वो आपको देखते हैं, और या तो आप अपना काम सामने दिखाते तो आपको काम मिलता है, फोटोज रख के उस पर भर भर के एडिटिंग करके काम नहीं मिलता। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। अच्छा सुनीता, मुझे एक बात बताओ, जैसे कभी ऐसा हो कि किसी प्रोडक्शन हाउस के आपने काम कर लिया हो, उन्होंने पहले बोला हो कि आपको सेम डे पैसे मिल जाएंगे, या कहा हो कि आपको 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, या फिर आपको चेक दे दिया हो, चेक भी बाउंस हो गया हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मेरे पास गिनती के
20 से 25 चेक पड़े हुए हैं। 20 से 25 चेक? हाँ हाँ, लॉकडाउन से पहले की बात है। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने हिंदी और मराठी मिला के, मराठी का तो छोड़ ही देते क्योंकि वो घर का प्रोडक्शन था तो आपके पैसे मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बट उसके बाद जो मैंने काम किया था, जो फिल्में की थी, जो भी काम किया था, उसका एक का भी मुझे 1 रुपया नहीं मिला। और जितने भी चेक दिए थे या तो उस पर साइन गलत था या फिर कुछ ना कुछ इश्यू था, तो वो सारे चेक आज भी मेरे पास मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और एक लास्ट जो चेक था वो काफ़ी बड़ी अमाउंट का था, जो एज अ सपोर्टिंग के लिए मुझे साइन किया गया था। तो तब क्या मेरे फैमिली भी मुझे पूछने लगे कि इतनी बड़ी अमाउंट का तुझे चेक कैसे मिला, तूने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कौन सा काम तुझे मिल गया जिसका तुझे इतना बड़ा, क्योंकि घर वाले भी सवाल करने लगे ना कि इतना बड़ा अमाउंट आया है चेक का। तो फिर भाई ने भी बोला कि क्या अमाउंट था वो? 25 लाख। 25 लाख का चेक? हाँ, माय गॉड। सपोर्टिंग रोल के लिए साइन हुआ था। ठीक है। कोई आर्यन करके कास्टिंग वाला था, और कोई हिंदी फिल्म के लिए मेरा साइनिंग हुआ था एज अ सपोर्टिंग रोल के लिए, जिसमें मेरा रेप सीन था, काफ़ी न्यूड सीन वगैरह थे। तो उन्होंने बोला था कि एडल्ट सीन हो गए तो ऐसा ऐसा रहेगा। उनका ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मुझे भी मिल गया 25 लाख का चेक, तो मैंने भी सपना देख लिया कि चलो यार अभी मैं सबसे पहले ना घर खरीदूंगी। तो वो चेक एट अ टाइम बाउंस हो गया, उसका मैसेज मुझे आ गए। तो जब मैं चेक लेने गई तो वो मेरे भाई थे, मेरे भाई के साथ में थे, क्योंकि उनको देखना था कि बाउंस हुआ है क्या है, मतलब उन्होंने पूरी डिटेल निकाली उसकी। तो मैंने कहा भाई अभी जाने दो ना, कोई इतना कुछ मेरा कुछ खर्चा वर्चा लगा नहीं है, ऐसा कुछ लगा नहीं है, तो क्यों मैटर बढ़ाना है, क्लोज करते हैं। अभी क्या उखाड़ क्या लोगे तुम, अभी बाउंस हुआ है, कौन कोर्ट कचहरी खेलते बैठे। अभी लाइफ का एक एक सेकंड, एक एक दिन इतना कीमती होता है। अगर यही टाइम अगर जेल कोर्ट कचहरी में अगर वेस्ट करेंगे तो हम करियर में आगे कैसे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे रेंटल रहते हैं ना, तो सर्वाइव करना भी है, हर चीज़ का एक्सपेंसिव है, तो नहीं पॉसिबल होता। इसकी वजह से हम कोई कदम उठा नहीं पाते, कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाते हैं। बट एक लॉयर था मेरे पहचान का, जस्ट मैंने उनको ऐसे ही बोला कि यार ऐसे ऐसा सीन हुआ मेरे साथ, बोलता चेक की मुझे कॉपी भेज दी, मैंने भेज दी। अब वो बंदा बोला तू कल ऑफिस आ जा। उनका क्या हुआ, बोले केस करते इस पर बड़ा तगड़ा केस लग जाएगा, तुझे अच्छा अमाउंट में, बोले भाई रहने दे यार। क्यों नहीं किया? मैम टाइम जाता है ना इसमें, केस खेलेंगे, उसको पकड़ेंगे, लाएंगे, जाएंगे, नहीं, अपना भी तो टाइम जाता है ना। एक तो जब चेक बाउंस होता है ना, तो चेक बाउंस का केस लगता है, ठीक है। हाँ। वो सारा कुछ तुम्हारा एडवोकेट हैंडल कर लेता, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बार जाकर के अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा, एक बार। उसके बाद आगे का सारा प्रोसीजर तुम्हारा एडवोकेट कर लेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें मेहनत नहीं करनी। और एडवोकेट को फी के लिए बोल दो कि जब मुझे चेक के पैसे मिलेंगे तो उसके साथ एक % तय कर लो कितना मिलेगा। ना तो तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत है, बट अगर ऐसे ही तुम लोगों को अपने आप को यूज करने दोगी, तुम्हारा समय जा रहा है ना। देखो जो 25 लाख का चेक दिया है, कम से कम 10 मीटिंग की होगी तुमने, 4 बार तो फोन कॉल में बात हुई होगी, 50% ब्रीफ दी होगी, जब उसने बोला होगा न्यूड सी ने 4 बार तुमको देखा होगा, ऊपर से नीचे ताड़ा होगा। ये हक भी तो इसलिए दे रहे हैं ना कि काम हो रहा है। हॉलीवुड की एक फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बट उसका हिंदी में टाइटल में बताती थी कि वो फिल्म मैं बहुत बार देख चुकी है। और वही फिल्म उसने मुझे दिखाई थी और उसने बताया था कि यही मूवी हमें बनानी है बॉलीवुड में, मैं इंतकाम लूंगी करके। उसका कुछ हॉलीवुड में ऐसा कुछ टाइटल है कि आई स्पीट ऑन योर ग्रेव वगैरह, ऐसा कुछ तो उसका टाइटल है। ओके। मैं इंतकाम लूंगी उस मूवी के लिए, ये बात थी। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। हाँ। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे सुनीता के साथ साथ आपको भी सजेशन दूंगी कि चेक इंडस्ट्री में उन्हीं से लीजिए जो रजिस्टर्ड प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू हाई है। न्यू कमर जो आज ही आदर्श नगर में पैदा हुए हैं और वो कह रहे हैं हम शाहरुख को जानते हैं, सलमान को जानते हैं, उनसे चेक मत लीजिए। क्योंकि वो लोग होते हैं ना जो 15 साल पहले उनका अकाउंट बंद हो गया, उसकी चेक बुक लेके वो घूम रहे होते हैं, गलत सिग्नेचर कर देंगे, गलत कुछ कर देंगे। सो सुनीता, कल या परसों जब भी फ्री हो, गो एंड मीट योर लॉयर, एडवोकेट से जाके बात करो, उसको बोलो कि सर मेरा पैसा आएगा तो मैं आपको ये पे करूंगी। अगर उसको लगेगा वो करेगा, कोशिश तो करो एक बार यार। अपने लिए तुम स्टैंड नहीं लोगी तो तुम्हारे लिए कौन स्टैंड लेगा, बताओ। बात तो बिल्कुल सही है। कोशिश तो करो। ऐसे तो फिर दुनिया 20-25 चेक यार, अगर सारे चेक क्लियर हो जाएं तो घर नहीं ले लोगी क्या? माय गॉड, एक सेकंड में घर खरीद। तो आपको पता है दोस्तों, बॉम्बे जैसे शहर में सबसे बड़ा जो सपना होता है ना इंसान का, वो होता है खुद का घर होना। बॉम्बे में घर के साइजेस की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर फुट हजारों लाखों रुपए का होता है। यहाँ कीमत होती है आपके सर के ऊपर एक छत का होना। बिल्कुल। कितना ही छोटा हो, कितना ही कुछ हो, छत होनी बहुत जरूरी है। टेक स्टैंड सुनीता। अच्छा सुनीता, मुझे एक बात बताओ,
अभी आपने कैटलॉग भी किए हैं, राइट? हाँ। तो जो आपने सूरत में कैटलॉग किया था, उसका वो जब मुझे इंसिडेंट बता रही थी, क्या वो पब्लिक को बताएंगे कि क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सूरत का मैटर नहीं, ये बड़ौदा का मैटर है, गुजरात अच्छा। का। ये शायद मुझे ईयर याद नहीं है, बट आई थिंक 2015 या 16 के बीच की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी, हेयर ड्रेसर थी, उसके थ्रू मुझे प्रिंट शूट मिला था। जोर जोर से। मेरी एक फ्रेंड थी हेयर ड्रेसर, तो उसके थ्रू मुझे प्रिंट शूट मिला